नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज की ओपीडी। जी हां, आज आपकी अपनी ओपीडी, जहां पर आप घर में बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए और क्या है ब्लैक फंगस की बीमारी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ होंगे देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल। इनसे आप सीधे बातचीत करके कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 0116113622072 पर फोन करके सीधे देश के इन बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। इस बीमारी में मुख्य रूप से 4 विंग, जो कि ईएनटी, इसमें नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन इन्वॉल्व होती हैं। ब्लैक फंगस तेजी से आंखों और दिमाग की कोशिकाओं में फैलता है। तो क्या है ब्लैक फंगस और ये कैसे फैलता है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कुछ डॉक्टर जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विनोद पगरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि निदेशक हैं खुशलोक हॉस्पिटल के बरेली से, जो कि कोरोना मरीजों के इलाज में एक अग्रणी अस्पताल है। तो वहीं डॉक्टर मोहम्मद दानिश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं चंद्रकांत हॉस्पिटल बिजनौर के। चंद्रकांत हॉस्पिटल बिजनौर में कोरोना संक्रमितों का बड़े पैमाने पर इलाज कर रहा है। वहीं डॉक्टर किरण सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि निदेशक हैं चंद्र किरण हॉस्पिटल इटावा की। तो इन तीनों ही डॉक्टरों से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप हमारे फोन नंबर 0116136322072 पर कॉल करें और आपके मन में कोरोना से संबंधित जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको ये डॉक्टर सीधे देंगे। तो आप लोग डॉक्टर से कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस से बचाव और घर में रहकर कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, इसकी सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन सी दवा लेनी है, आप कौन से प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना है, इस बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। उनसे आप अपने शंका समाधान कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कोविड से संक्रमित हैं या कोविड के बाद किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उनका भी आज निराकरण इंडिया न्यूज की इस ओपीडी के माध्यम से आप कर सकते हैं, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आपको बस करना इतना है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उन नंबरों को आप ध्यान से देखें, इस नंबर पर कॉल करें और अपने उन तमाम सवालों के जवाब आज आप इन डॉक्टर्स के पैनल से जान सकते हैं, जो कि अब से कुछ देर में ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो इंडिया न्यूज ये ओपीडी लगातार आपके बीच में इसलिए लेकर के आ रहा है ताकि इस वक्त जिस तरह की भ्रामक जानकारियां खासतौर से सोशल साइट्स पर आपको मिल रही होंगी, तमाम तरीके की ऐसी दवाइयां हैं, तमाम तरीके के ऐसे उपचार हैं जो कि दावे के साथ आपको सोशल मीडिया पे फ्लोट होते हुए दिख रहे होंगे। आपसे इंडिया न्यूज लगातार ये अनुरोध कर रहा है कि आप इस प्रकार की किसी भी जानकारी पर किसी भी प्रकार का विश्वास न करें और ना ही इस प्रकार से जो दवाइयां हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना चिकित्सक की निगरानी के इन दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चूंकि कोरोना में सिम्टम्स अलग अलग हैं, हर मरीज की तकलीफ अलग है, इसलिए कोई एक दवा सभी के ऊपर एक समान रूप से किस प्रकार से काम करेगी ये डॉक्टर्स ही आपको बता सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर्स के परामर्श के आप किसी भी प्रकार का इलाज या किसी भी प्रकार की दवाई मरीज को ना दें, ना ही आप खुद खाएं। और इसलिए इंडिया न्यूज ये डॉक्टर का पैनल आपके बीच में लेकर के आया है कि अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है या आपको जानना चाहते हैं, आपके घर में कोई कोरोना से संक्रमित है या कोरोना से रिकवर होने के बाद अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है, इन सब से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या आपके जहन में है तो आज आप ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी इन समस्याओं का हल जान सकते हैं। देश के ये बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ अब से कुछ देर में ही जुड़ जाएंगे और उसके बाद एक एक करके जो आपकी तमाम शंकाएं हैं उनका समाधान आज इंडिया न्यूज अगले 1 घंटे तक आपके साथ इन डॉक्टरों के साथ जुड़कर करने वाला है। तो घर बैठे ही आप जान सकते हैं कि आखिर कोरोना से इस लड़ाई में आप कैसे इस जंग को जीत सकते हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखनी हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में अगर आप हैं तब उस वक्त आपको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। कोरोना संक्रमण से अगर आप बाहर निकल चुके हैं तो उसके बाद का भी जो समय है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और उस दौरान भी आपको कई ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। तो ये सारी बातें आज हम लोग डॉक्टर से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको कोविड से रिकवर होने के बाद भी रखने हैं, कोविड के दौरान भी आपको किस तरीके से अपना या फिर
अगर कोई संक्रमित है तो उसका घर में ही कैसे ट्रीटमेंट करना है, कौन से ऐसे प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल विशेष तौर पर आपको रखना है, सिम्टम्स पर आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज डॉक्टर्स के साथ जुड़कर इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश होगी और आपके भी सवालों के जवाब डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो ब्लैक फंगस भी इस बीच लोगों को अब परेशान करने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और खासतौर से कोविड से रिकवर हुए वो पेशेंट जो कि शुगर, बीपी या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित रहे हैं या फिर जिनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, उनके लिए ये ब्लैक फंगस बेहद घातक हो सकता है। और ऐसे में ब्लैक फंगस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे आप अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको आप अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट करें तो इसका इलाज भी पूरी तरह से संभव है। ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो समय आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और इसलिए आज डॉक्टर से हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में भी बातचीत करेंगे। और चलिए इसी के साथ आज की इंडिया न्यूज की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। दो डॉक्टर्स फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं पहले ही आपके साथ करवा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपसे मैं उनको रूबरू करवा देता हूं। डॉक्टर विनोद पगरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं खुशलोक हॉस्पिटल बरेली से। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की ओपीडी में। और डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, आपसे ही मैं आज चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं थोड़ा ब्लैक फंगस के बारे में। इस समय जो हमारे दर्शक हैं वो जानना और समझना चाह रहे हैं ये किस तरीके की बीमारी है और खासतौर से इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको अर्ली स्टेज में हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें अगर आप बता सकें तो थोड़ा सहूलियत हो लोगों को। डॉक्टर विनोद पगरानी जी। देखिए, ब्लैक फंगस अपने आप में एक मौका परस्त इन्फेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जी। अमूमन ये वातावरण में वैसे भी रहती है, पहले भी रहती है और ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी है। इसे म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, पहले भी ये मरीजों में होती रही है। कोरोना में अब ये ज्यादा पाई जा रही है। उसका प्रमुख तरह से कारण ये है कि कोरोना में पेशेंट की जब वायरस से वो लड़ाई लड़ रहा है मरीज, अगर वो पेशेंट डायबिटिक है और उसकी स्टेरॉइड दवाइयां चल रही हैं तो उनके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको शिकार बना लेते हैं। माने कि ये म्यूकोर फंगस जो है, जिसे हम ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने पर और खास करके डायबिटिक मरीज में और खास करके स्टेरॉइड जब चल रहे होते हैं कोरोना के लिए, तो वो इन्फेक्शन शुरू होता है। अमूमन वो इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है जी। और नाक के बाद वो इन्फेक्शन वहां की हड्डी को इन्वॉल्व कर सकता है और आंख को भी इन्वॉल्व कर सकता है और वो ब्रेन में भी वहां से जा सकता है। लक्षण की जैसे आपने बात कही, तो लक्षण इसमें प्रमुखता जिस पेशेंट का कोरोना का इलाज चला हो और उसने स्टेरॉइड दवाइयां खाई हो और इलाज के बाद अगर उसको चेहरे पे दर्द, आंख में दर्द या सर में दर्द की कोई शिकायत होती है या आंख में लाइट से कोई चौंध आती है, तो ऐसे में शक होता है कि ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जी। और अगर वो दर्द ज्यादा है तो उसका एक एमआरआई करा के देखा जाता है और एमआरआई में हमें देखना पड़ता है कि अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, और है तो वो नाक तक ही सीमित है या वो आंख में आ चुका है, वो दिमाग में जा चुका है, उसके हिसाब से इसकी स्टेज होती है और उसी हिसाब से उसका इलाज तय होता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर विनोद पगरानी जी, क्या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लें या जो सिम्टम्स आपने बताया अगर उस पर बारीकी से नजर रखी जाए तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? चूंकि आपने ये बताया कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से ही रही है। हाँ, चूंकि अब स्टेरॉइड्स का सेवन कोविड के दौरान किया गया है, इसलिए वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं या जिनको शुगर की दिक्कत है उनके लिए ये थोड़ा घातक हो सकता है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विनोद पगरानी जी। देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि डेफिनेटली ये बीमारी तो बड़ी है और इसका इलाज भी जरूरी है। अगर बीमारी को सही समय पे पकड़ा जाएगा तो एम्फोटेरिसिन बी नामक इंजेक्शन आता है जो एंटी फंगल है, वो इंजेक्शन अगर हम लगा दें मरीज को और लगातार वो 20 दिन इंजेक्शन लगे तो अर्ली इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा नाक में ही, तो हमें उस इंजेक्शन में नाक का ऑपरेशन और सफाई करनी पड़ेगी, संग संग इंजेक्शन चलानी पड़ेंगे जी। अगर वो इन्फेक्शन हमारी आंख में पहुंच गया है और आंख में पहुंचने के बाद वो इन्फेक्शन हमारे जी जी
ज्यादा फैल गया है तो हमें मजबूरन एक ऐसा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें हमें मरीज की आंख निकालनी पड़ती है और संग में ये इंजेक्शन चलाने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली ये बीमारी ऐसी है जिसको होने से अगर हमने जल्दी शुरू में इलाज कर लिया और इंजेक्शन से ट्रीट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो उसका इलाज दिन पे दिन ज्यादा परेशानी वाला होता है। डॉक्टर मोहम्मद आनिस जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, खासतौर से कोविड की, चूंकि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, तो डॉक्टर विनोद पगरानी जी बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन कोविड के दौरान अगर कोई इन्फेक्टेड है या अगर वो रिकवर करता हुआ है या वो रिकवर कर चुका है, तो ऐसे में विशेष क्या बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता पेशेंट्स को है या उनके वो तीमारदार जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं? कौन सी ऐसी मोटी बातें हैं जो आप बता सकते हैं जिनका ख्याल इस समय इस कोविड के दौरान रखना बहुत जरूरी है? सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट हमारे कोविड से रिकवरिंग फेज में है, उनमें जो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा है वो कार्डियक प्रॉब्लम्स का है, यानी कि हार्ट अटैक यानी एमआई। कुछ पेशेंट हमारे ऐसे लगे जो 7 दिन में बिल्कुल रिकवरिंग होंगे, लेकिन ये 7 या 8 या 10 दिन के बाद उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो चेस्ट पेन लेके आ रहे हैं, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, और बहुत से लोगों को उसको सिर्फ गैस्ट्राइटिस समझ लेते हैं, जबकि वो चेस्ट पेन कार्डियक पेन होता है, वो एमआई होता है, और पेशेंट को दवाई न मिल पाने के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है थ्रोम्बोसिस होने की वजह से। वहां ध्यान नहीं जा पाता है क्योंकि हम सोचते हैं सीआरपी भी ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया है, टीएलसी भी ठीक है, तो यानी कि पेशेंट हम रिकवरिंग फेज में, लेकिन वो चेस्ट पेन जो लेके आया है तो वो सेकेंडरी हिट जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आता है, और पेशेंट की डेथ लंग तो हील अप हो ही रहे होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से होती है, एमआई की वजह से होती है। वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई चेस्ट पेन बता रहा है या स्वेटिंग बता रहा है, चेंज बता रहा है, तो हम उसकी ईसीजी करें या रूल आउट करें या पूरा कार्डियक प्रोफाइल जो है उसको रूल आउट करें। कार्डियक की तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। हाँ, उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को, जैसे कि आजकल बताते हैं कि उसमें स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा, ये रिकवरी साइन है। अगर किसी को स्मेल के उसमें स्मेल की प्रॉब्लम है, टेस्ट की प्रॉब्लम है, तो ये रिकवरी साइन है कि वो पेशेंट रिकवर करता है। दूसरी बात क्या है कि जो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं वहाँ सेकेंडरी बैक्टीरियल हिट होने के चांस ज्यादा होते हैं, या सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस है, ये भी सेकेंडरी हिट है। जी। कोई पेशेंट अगर हमारा ठीक भी हो गया है लेकिन वो इम्यूनि कम्प्रोमाइज है, तो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज था जिसको इन्फेक्शन हुआ, दूसरा उसको वायरस ने इम्यूनो कम्प्रोमाइज कर दिया, उसकी इम्यूनिटी और ज्यादा गिरा दी। तो जैसे कि सर ने बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, तो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो वो अपॉर्चुनिटी उनके सामने रहती है कि जो पेशेंट डाउन है, बिल्कुल जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, उस पर अटैक कर दी। तो सेकेंडरी हिट वायरस का भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है, तो उसमें वो फेज ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो फेज ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो जो पेशेंट हमारे बिल्कुल ट्रीट हो गए हैं या ट्रीट हो पा रहे हैं, हमें उनकी इम्यूनिटी को ध्यान रखना है, जैसे जिंक देना है, हमें विटामिन सी देना है, या फिर जो भी आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह हम दे रहे हैं, जो वो दवाएं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। किसी को कैल्शियम डाइट पे, किसी को नहीं होता, हर किसी को हर दवा सूट नहीं कर पाती है। तो जिस भी पेशेंट को टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जो दवा फायदा पहुंचा सकती है या जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, हमें उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, तो उसको हम सेकेंडरी फेज से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इसको हम कोविड से जो हम लड़ रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हम अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। कोई भी सिम्टम हमारा आया, हमने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, तो अर्ली स्टेज में आइसोलेट नहीं करना है। अगर हमारा पेशेंट हाई ग्रेड फीवर का है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ना, तो अगर ये प्रॉब्लम हमें उसको आ रही है तो हमें अर्ली डॉक्टर से कंसल्ट करना है या हॉस्पिटलाइज होना है अर्ली फेज में। या इसका सैचुरेशन कभी कभी ये होता है कि सैचुरेशन देखा हमने, सैचुरेशन 94 से अगर डिप जा रहा है या 90 पे कम जा रहा है, तो भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसको जो है हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। सैचुरेशन के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने सिग्नल प्रोब लगाया और किसी पेशेंट का सैचुरेशन हमने देखा कि सैचुरेशन जो है वो एकदम से 65 है, 70 है, 80, तो डरना नहीं है। हमें 2 मिनट तक मॉनिटरिंग करनी है। 2 मिनट के बाद ही हमें पता चलेगा सैचुरेशन क्या है। एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सैचुरेशन डाउन हम पैनिक हो गए, नहीं, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर 2 मिनट तक हमने पूरा मॉनिटर किया है और सैचुरेशन फिर भी टिप जा रहा है, तो अर्ली स्टेज सैचुरेशन डाउन जा रहा है, हाई ग्रेड फीवर है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो हमें उसको अर्ली हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। अर्ली स्टेज में हम इसको क्योर कर सकते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज में क्योर होना मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर के लिए भी डिफिकल्ट है और पेशेंट के लिए भी डिफिकल्ट है। तो अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें अर्ली स्टेज में ही इसको ट्रीट करना है
और पेशेंट को भी ये बात बता होना चाहिए कि अर्ली स्टेज में हमें छुपाना नहीं है, आइसोलेट नहीं होना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और हमें ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर किरण सक्सेना जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निदेशक हैं चंद्रकिरण हॉस्पिटल इटावा से। डॉक्टर किरण सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के आज इस ओपीडी में। डॉक्टर किरण सक्सेना जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या बताना चाहेंगे आप खासतौर से उन दर्शकों को जो कि घर में बैठे हुए हैं, इस तरह के इस सिचुएशन में बहुत कुछ उनके जहन में सवाल हैं, लेकिन कोविड या फिर कोविड से रिकवर होने के दौरान कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं या कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं जिस पर ध्यान देना और फोकस करना इस समय बहुत जरूरी है ताकि किसी भी सिचुएशन से या किसी अनहोनी से बचा जा सके? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा इसको आप बताएं। रखना है और उसको अपने से सबसे दूर रखना है, खास तौर पर प्रेग्नेंट महिला के लिए तो बहुत दूर रखना है। जी, चलिए डॉक्टर विनोद पगरानी जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि ब्लैक फंगस के बारे में आपने बताया कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का जो है वायरस है जो कि अटैक करता है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप डॉक्टर साहब से पूछिए। जानना वो ये चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शुगर का या बीपी का मैं कोई रेगुलर या उस तरीके का क्रॉनिक पेशेंट नहीं हूं, स्टेरॉइड्स की वजह से मेरी कुछ शुगर्स बढ़ी हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्या मैं ब्लैक फंगस की जद में आ सकता हूं, मैं उसका शिकार हो सकता हूं? ये सवाल आपसे पूछा गया है डॉक्टर विनोद पगरानी जी, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। देखिए, ऐसा है, जिन लोगों को पहले शुगर नहीं रहती थी, कोरोना इन्फेक्शन के दौरान और उसके इलाज के दौरान उनकी शुगर बढ़ जा रही है। कुछ शुगर इन्फेक्शन होने की वजह से बढ़ रही है, कुछ शुगर दवाओं की वजह से, स्टेरॉइड दवाओं की वजह से बढ़ रही है। तो निश्चित ही जिनकी शुगर ज्यादा होती है उसमें एक संभावना तो रहती है। हालांकि जिनको डायबिटिक, नॉन डायबिटिक नहीं है, उनके लिए ब्लैक फंगस एक बहुत रेयर चांस है। और जो नॉन डायबिटिक हैं और नॉन डायबिटिक के संग संग उनकी स्टेरॉइड दवाइयां चली हैं और लगातार उनकी शुगर बढ़ी हुई चली है, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। डॉक्टर विनोद जी कंप्लीट करें। जो पेशेंट नॉन डायबिटिक हैं, जी, उनको भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकती है कोविड के इलाज के दौरान, हालांकि डायबिटिक्स पेशेंट में ज्यादा चांस है। चलिए, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद कुमार जी हैं शिकोहाबाद से। आनंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ माता जी को बुखार आया था 8-10 दिन से। बुखार तो ठीक हो गया सर, लेकिन गले में खराश पैदा होगी, वो गले की खराश नहीं जा रही, इसके लिए जानना चाहते थे। डॉक्टर विनोद पगरानी जी जवाब दे दें। जी, कोविड के बाद अक्सर ऐसा फॉरेन बॉडी सेंसेशन लोगों को रह रही है, ये कुछ समय रहेगी और उसके लिए आप कोई भी अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। एलर्जी की दवाइयां जैसे लिवोसिट्रिजिन और मॉन्टेल्यूकास दवा आप लेंगे तो उससे गले की खराश काफी कम हो जाती है, और कुछ सिरप लेने पड़ते हैं जिससे ये खराश कम रहेगी। और ये खराश और फॉरेन बॉडी सेंसेशन पोस्ट कोविड लोगों को सिम्टम रह रहा है, इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ समय आपको चीजें दिक्कत करेंगी। लगातार स्टीम का इनहेलेशन लें और एंटी एलर्जी दवाइयां खाएं। चलिए, मुझे लगता है कि आनंद कुमार जी की समस्या का समाधान हो गया होगा। डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि इम्यूनिटी पर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना होगा, लेकिन दवा बिल्कुल तय मात्रा में ली जाए तभी वो फायदा करती है, अगर ज्यादा हो गई तो भी उसके बड़े नुकसान हैं। खासतौर से चूंकि आपने कुछ काढ़ों का जिक्र किया, इसलिए लोग आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि मात्रा क्या होगी, कितना पी सकते हैं हम उस काढ़े को, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तय डाइट क्या हो सकती है, किस तरीके से इसको हम फॉलो करें कि उसका कहीं आफ्टर इफेक्ट्स ना दिखने लगे दूसरे तरीके के रोगों के तौर पर। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इस विषय को और क्लियर करें डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी। इसका सबसे आसान तरीका है कि मार्केट में मेडिसिन के फॉर्म में जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं अवेलेबल हैं, तो जो दवाएं मेडिसिन फॉर्म में आ गई हैं वो हमारी दवा तय मात्रा में ऑलरेडी आ गई है। जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी लिम्सिक या एल्सिन के फॉर्म में आती है, तो उसकी मात्रा हम बीडी या टीडीएस तक ले सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का हम जो है अब नैनो शॉट आ चुका है विटामिन D3 का, तो हम 3 दिन तक ओरल डोज उसकी ले सकते हैं। एक कैल्शियम की टैबलेट 500 mg हम ओडी ले सकते हैं। इसके अलावा जिंक की बात करें तो 40 mg ओडी की डोज हम जो है mg पर ओडी की डोज हम रोजाना दे सकते हैं।
तो ये जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई है वो हमारी टैबलेट फॉर्म में और मेडिसिन फॉर्म में आ गई है। तो सबसे आसान तरीका है जो हम टूड फॉर्म में ना लेके या काढ़े के फॉर्म में ना लेके हम जो ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई है वो मेडिसिन फॉर्म में लें, तो हमारी डोज इफेक्टेड नहीं होगी और हमें एक्चुअल डोज पहुंच जाएगी। डॉक्टर किरण सक्सेना जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, एक सवाल आपके लिए भी ये आया है और इटावा से ही एक दर्शक हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोविड से वो रिकवर कर चुके हैं लेकिन अभी भी अपने आप को बहुत थका हुआ वो महसूस करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी कितने दिन उनको और अंडर मॉनिटरिंग अपने आप को रखने की आवश्यकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी वो फोकस करते रहे, क्योंकि अभी वो बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है। वो आपसे जानना चाह रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स जो है वो कम से कम 1 महीने तक लें और अपने खाने पीने का विशेष ख्याल रखें। फल, ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध और पानी खूब पिए और अपने कम से कम 1 महीने तक अपनी शुगर बीच पे मॉनिटर करते रहें। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, इसी सवाल को थोड़ा सा और विशेष तौर पे मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सवाल इस समय आ रहा है और बार बार कई दर्शक इस बात को जानना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि रिकवर कर चुके हैं, रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन अभी वो ये जानना चाह रहे हैं कि अपने आप को उनको अंडर ऑब्जर्वेशन अभी और कितने दिन के अंदर रखने की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी उनको लगातार फोकस करना है। और एक जो बहुत कॉमन सी चीज है जो लगभग सभी पेशेंट बता रहे हैं कि बहुत थका हुआ या फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शरीर टूट चुका है, बड़ी कमजोरी है, ये सारी चीजें कितने दिन तक रहेंगी और उससे कैसे निजात वो पा सकते हैं, अगर कुछ आप बता पाए डॉक्टर विनोद पगरानी जी। देखिए, कोरोना से रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि कोविड नेगेटिव या कोविड पॉजिटिव। अगर आपको लक्षण खत्म हो गए, अगर आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, तो आप घर में रह सकते हैं। बस संग आपको ध्यान क्या रखना है, दवा आपको कब तक खानी है। 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सीबीसी जांच माने कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरी सीआरपी जांच और तीसरी डी डायमर जांच। तो सीबीसी जांच से हमें ये पता लगेगा हमारे शरीर में टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। सीआरपी जांच से भी हमें इन्फेक्शन पता लग पाएगा। और डी डायमर जांच हमें, जैसे खून में एक क्लॉट जमने का चांस ज्यादा होता है, तो किसी का अगर डी डायमर बढ़ा हुआ है तो क्लॉटिंग की टेंडेंसी उसकी रहेगी। तो कोरोना के बाद में भी मरीज की काफी 3 हफ्ते तक क्लॉटिंग की टेंडेंसी रहती किसी किसी मरीज की। तो हमें डी डायमर जांच की टेस्ट करवाना है और डी डायमर अगर बढ़ा हुआ चल रहा है तो हमें खून पतला करने की गोलियां खानी पड़ेंगी। और अगर हमारा कोई टीएलसी या कोई और सीआरपी बढ़ा हुआ चल रहा है तो हमें कुछ टाइम एंटीबायोटिक भी और खानी पड़ेगी। तो हमें, अगर हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक चल रही है, हमारा सीबीसी जांच ठीक आ रही है, हमारा सीआरपी ठीक आ रहा है, हमारा डी डायमर ठीक आ रहा है, तो हमें बहुत चिंता की बात नहीं है। हम ठीक होने के 1 हफ्ते बाद दवाएं बंद कर सकते हैं और खाली इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां ले सकते हैं। जहां तक बॉडी एक की बात है जी, तो कोविड इन्फेक्शन के बाद शरीर की में कमजोरी लगभग आपको 1 से 1.5 महीने तक महसूस होती है। शरीर बिल्कुल टूटा हुआ महसूस होता है, शरीर में ताकत कम लगती है। तो ऐसा आप इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां, ताकत की दवाइयां ठीक होने के बाद लगातार लेते रहें और फ्रेश एयर लें। तो इसको पोस्ट कोविड जो मॉर्बिलिटी है थोड़ा रहेगी और बॉडी एक बार रहता है तो वो ग्रेजुअली जाता है। डॉक्टर मोहम्मद आनिस जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा बताएं, चूंकि बहुत सारी दवाइयां भी आपने बताई और दर्शक पूछना आप शुरू कर चुके हैं इसी के साथ कि ये दवाइयां भी, इसका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे आपने कहा विटामिन सी की, लिम्सी की जो टैबलेट जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, या विटामिन डी या फिर जिंक का जो आपने जिक्र किया, इसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है, कितने दिन तक इनको खाना है। कह रहे हैं कि मैं सही हूं लेकिन क्या मैं इसको प्रिवेंटिव तौर पर भी खा सकता हूं कि मैं इसकी जद में ना जाऊं, या मैं इससे अपने आप को सेफ रख सकता हूं, और कितने दिन उनको खाना है इन दवाइयों को, वो ये भी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आनिस जी। एक्चुअली ये सप्लीमेंटेशन थेरेपी है या ये ऑगमेंटेड थेरेपी है। तो अगर हमारी बॉडी में वीकनेस लग रही है या वीकनेस के लक्षण है तो ही हमें इनको कंटिन्यू रखना है, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं। तो कोई भी चीज अननेसेसरी हमें नहीं लेनी है। डाइट भी अगर हम कोई ले रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो अननेसेसरी हमें नहीं लेना है, लॉन्ग टाइम तक हमें नहीं लेना है, शॉर्ट ड्यूरेशन भी लेना है। और जो अगर हम पूरी तरह रिकवर कर चुके तो हमें लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बॉडी में वीकनेस जब तक बरकरार है, सिम्टम जब तक बरकरार है, तो एज लॉन्ग एज हम उसको लेनी चाहिए और ले सकते हैं।
डॉक्टर किरण सक्सेना जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये भी सवाल एक दर्शक ने ही आपसे पूछा है। एक महिला है आरती, वो आपसे ये जानना चाह रही, कह रही हैं कि मुझे कोविड के सिम्टम्स है, मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं उसको इसकी जद से कैसे बाहर रख सकती हूं और उसके लिए विशेष मुझे क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, वो आपसे ये जानना चाह रही हैं। बच्चे को जितना दूर रख सके रखें, लेकिन अगर उसको आप फीड कराते हैं तो फीड कराते रहे, फीडिंग करना बंद नहीं करेंगे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, अपना ख्याल रखें, बच्चे का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, खाने पीने का स्पेशली ख्याल रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें जरूर खाएं। किरण सक्सेना जी, कुछ स्पेसिफिक होकर के अगर आप और बता पाएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, और खासतौर से चूंकि महिलाओं का जिक्र हो रहा है और वो महिलाएं जो कि फीडिंग करवा रही हैं या फिर जिनका छोटा बच्चा है, वो ऐसे में क्या विशेष ख्याल रख सकती हैं इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए, बच्चों की भी इम्यूनिटी को और मजबूत करने के लिए वो और क्या कर सकती हैं? थोड़ा सा इस विषय को अगर और विस्तार से आप समझा पाएं। फ्रूट्स में केला, सेब, मौसमी, संतरा, अंगूर सभी फल ले सकती है। कीवी फल खाएं और ग्रीन वेजिटेबल्स का खूब इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स खाएं, उसमें प्रोटीन भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है और बच्चों के लिए भी वो अच्छा रहेगा। दालें भी, स्पेशली दालें भी खाएं, दालें भी खूब खाएं। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, चूंकि बार बार यहां पर जिक्र हो रहा है इम्यूनिटी को बढ़ाने का, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक तो मेडिसिन का कुछ अभी जिक्र हुआ, जिन मेडिसिन को यहां पर बताया गया, लेकिन इसके अलावा खुराक का भी यहां पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक होकर के आप भी बता पाएं, बैलेंस डाइट कैसे इस समय हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है और खासतौर से ऐसे में ऐसी कौन सी विशेष चीजें हैं जिसका इंटेक अगर हम बढ़ाएं तो हम सेफ भी रह सकते हैं, या अगर हम रिकवरी के मोड में भी हैं तो भी वो हमको बड़ा फायदा पहुंचाने वाली हैं। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, अगर आप इस विषय को भी थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझा पाएं। मैं समझता हूँ जो फ्लूइड रिच डाइट है और जो नारियल पानी वाली चीजें हैं, जो जूसेस हैं और नॉर्मल घर का हेल्दी फूड अगर आप लेते हैं तो इट इज गुड एनफ। ऐसा हमें कुछ विशेष तो नहीं लेना है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ आप नारियल पानी वाली चीज लीजिए और नॉर्मल घर का आहार लीजिए तो इट इज, आई फील, गुड एनफ। चलिए, इस बीच पीएम भटनागर जी हमारे साथ बरेली से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। पीएम भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या जानना चाह रहे हैं पीएम भटनागर जी? पीएम भटनागर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, पीएम भटनागर जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद दानिश जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। मोहम्मद दानिश जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि डाइट का यहां पर बार बार जिक्र हो रहा है, तो क्या जो हम लोग दैनिक जो भोजन हम लोग करते हैं या फिर हम लोग जो डेली रूटीन में खाते हैं वो इनफ है, या उसके अंदर कुछ और चीजें ऐसी हैं जो इस समय विशेष तौर पर हमको इनटेक में बढ़ानी चाहिए ताकि हम इस समय मजबूती से लड़ सकें, इस वायरस से निपट सकें? मैं ऐड करना चाहूंगा सर, रिच प्रोटीन डाइट। रिच प्रोटीन डाइट, जैसे कि वेजिटेबल की बात करें, सोयाबीन, मशरूम्स, तो ये रिच प्रोटीन डाइट है, वेजिटेबल डाइट। और एग है, वो नॉन वेजिटेरियन में आ जाता है, लेकिन एग भी रिच प्रोटीन डाइट है। तो जो रिच प्रोटीनस डाइट है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी मस्कुलर वीकनेस होती है, तो मस्कुलर वीकनेस में जो हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो प्रोटीन इंप्रूव करता है, तो हमारा प्रोटीन जो है वो बना रहना चाहिए, और जितना हम प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेंगे उतना हमारी रिकवरी में अच्छा हमें महसूस होगा, पेशेंट बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने अपने सारे पेशेंट्स को रिच प्रोटीन डाइट दी तो उनकी रिकवरी में बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें सामने आया। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, एक सवाल आपके लिए आया है मेरे पास। एक दर्शक आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कोविड से रिकवर हो चुका हूं, मेरी शुगर बढ़ी हुई है और मैं शुगर का पुराना पेशेंट हूं, लेकिन मुझे किसी तरह के ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं लगातार इसकी निगरानी कर रहा हूं, क्या मैं इसकी जद में जा सकता हूं? वो ये जानना चाह रहे हैं, अभी क्या ख्याल उनको रखना जरूरी है, शुगर कंट्रोल्ड नहीं है वो ये कह रहे हैं। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर को कंट्रोल करें, और ऐसा संभावनाएं बहुत कम है। अमूमन यूजली इमीडिएट आप जो कोविड से रिकवर करते हो उसके कुछ दिन में ही ऐसे लक्षण आ जाते हैं, और बहुत दिन अगर निकल चुके हैं तो ऐसा संभावना कम हो जाती है। हाँ, शुगर अगर आपको बढ़ी रहेगी तो अगर आपको कोविड नहीं भी है तो म्यूकोर का चांस कभी कभी हो सकता है। इसलिए शुगर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है अपनी इम्यूनिटी सही करने के लिए। और अगर शुगर बढ़ी रहेगी तो चाहे आपको कोविड है या नहीं है, म्यूकोर का चांस हमेशा रहता है, और पोस्ट कोविड म्यूकोर चांस ज्यादा रहता है। मैं कुछ एक बताना चाहूंगा कि
रिगार्डिंग एक सीटी स्कैन को लेके भी, और जो लोगों में कंफ्यूजन रहते हैं जी। और खास करके पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल का बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पेशेंट को कब भर्ती होना है और कब भर्ती नहीं होना है। जैसे सीटी स्कैन को लेके सीटी की जो सीवियरिटी स्कोर है, तो सीवियरिटी स्कोर डिपेंड ये करता है कि हमारा कितना फेफड़ा खराब है, कितना फेफड़ा हमारा खराब नहीं है। जैसे पेशेंट का कभी कभी क्या है, कोविड टेस्ट नेगेटिव है, तो वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे कोरोना नहीं है। तो कभी कभी अगर टेस्ट नेगेटिव भी है, लेकिन अगर आपको लक्षण है, तो लक्षण आने के 4-5 दिन बाद अगर आप सीटी कराओगे तो उसमें काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा। टेस्ट में अगर लीजन आ रहे हैं तो उससे भी कंफर्म हो सकता है कि आपको कोरोना है या कोरोना नहीं है। अगर आपके कोरोना के कोरेड स्कोर 5 या कोरेड स्कोर 6 आ रहा है, तो ये सीटी स्कैन की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि आपको कोरोना है। अब सीटी स्कैन में कोरोना कितना परसेंट है तो, लेकिन कितना परसेंट है ये डिपेंड करता है सीटी सीवियरिटी स्कोर पर। सीटी सीवियरिटी स्कोर में हमारे 25 नंबर दिए गए हैं, राइट और लेफ्ट के 5 लोब्स के हिसाब से, और उस 25 नंबर में से कितने परसेंट आपको लंग आपका इन्वॉल्व हो चुका है, उस हिसाब से हमारा माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कंडीशन है। 8 तक माइल्ड रहता है और करीब 15 तक मॉडरेट रहता है, उसके ऊपर सीवियर रहता है। तो इस सीवियरिटी स्कोर से हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा, भले हमारा टेस्ट नेगेटिव है, हम एक तो कोविड है, कोविड स्कोर से पता लग गया, और कितने परसेंट हमारा लंग इन्वॉल्व है उससे पता लग गया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मरीज को मान लीजिए आज लक्षण आए कोरोना के, और कोरोना के लक्षण के बाद उसने दवा खाई, फेविक्लू दवा खाना शुरू कर दी। फेविक्लू दवा खाने के बाद उसके लक्षण खत्म नहीं हुए, उसे बुखार वगैरह आता रहा, तो ऐसे में बुखार आने के 5-6 दिन बाद उसे एक सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, जिससे उसकी गंभीरता पता लगेगी। अगर उसके फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, गले से इंफेक्शन, वो निमोनिया बना चुका है फेफड़े में आके, तो उसे भर्ती की जरूरत है। उसके सैचुरेशन ऑक्सीजन कम होने का इंतजार ना करें। आमूमन मरीज घर में तब निकल रहा है जब उसकी ऑक्सीजन कम हो जा रही है। हम ये कहते हैं वो तब अस्पताल पहुंचे जब उसकी फेफड़े में इन्फेक्शन 10%, 15%, 20% पहुंच चुका है, तो वो सही समय है एडमिट होने का। ऑक्सीजन कम होने का मतलब है कि हमारा फेफड़ा लगभग 50% भी इन्वॉल्व हो चुका है, उसके बाद ऑक्सीजन आमूमन कम होती है, तो वो हमारा लिए लेट हो गया। और सही समय पे अगर आप ऑक्सीजन कम होने से पहले पहुंच जाएंगे तो आपका रिकवरी का चांस काफी अच्छा रहता है। लेट स्टेज में दवाइयां भी बदलती हैं और हैवी होती हैं और रिस्क ज्यादा हो जाता है। विनोद पगरानी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके लिए ही आया हुआ है। एक दर्शक हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल 95 है और उनका सीटी स्कोर 11 है, लेकिन उनको किसी तरह की कोई खास तकलीफ नहीं है, फीवर नहीं है, क्या उनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है? जी, उन्हें बिल्कुल शर्तिया भर्ती होने की जरूरत है। अगर उनकी ऑक्सीजन कम नहीं हुई है, अच्छी बात है, उनकी बॉडी कंपनसेट कर रही है। 11 स्कोर का मतलब है अगर टोटल स्कोर 25 होता है तो उनका 35% लगभग फेफड़ा इन्वॉल्व हो चुका है। अगर 35% फेफड़ा इन्वॉल्व हो चुका है तो बाकी फेफड़ा हमारा, देखिए हमारा जीवन जैसे एक किडनी चलता है, हमारा जीवन एक फेफड़े से भी चल सकता है। जी। लेकिन हमारा इस समय अगर 35% फेफड़ा इन्वॉल्व है, इसका मतलब हमारे को वायरस अपने गिरफ्त में ले रहा है। अगर हम सही समय पे भर्ती होके अपने इंजेक्शन, रेमडेसिविर और बाकी दवाइयां स्टेरॉइड की शुरू करवा लें, तो हमारा इन्फेक्शन शुरू में कंट्रोल हो जाएगा और हम उससे विजय पाने में आसान होगी और डॉक्टरों के लिए इलाज करना भी आसान होगा। एक बार ऑक्सीजन कम होने के बाद चीजें ज्यादा खराब हो जाती हैं। डॉक्टर किरण सक्सेना जी, एक सवाल आपके लिए भी है। एक महिला है, वो आपसे जानना चाह रही हैं, कह रही हैं कि कोविड पेशेंट हूं मैं, लेकिन क्या आपने अभी जैसा कहा कि फीडिंग में करा सकती हूं, तो उससे मेरे बच्चे को संक्रमण नहीं पहुंचेगा क्या? वो ये आपसे जानना चाह रही हैं, और इसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से और बता सकती हैं आप, क्योंकि बड़ा पैनिक हो रही हैं, कह रही हैं कि मैं खुद कोविड पेशेंट हूं, मैं फीडिंग कैसे करवाऊं, मुझे ये डर सता रहा है कि कहीं मेरा बच्चा इसकी जद में ना आ जाए। जिस समय बच्चों को फीड कराएं उस समय प्रॉपर मास्क लगा करके फीड कराएं, और बच्चे को भी मास्क लगा दे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा जितना लगा पाए, क्योंकि फीडिंग के लिए मुंह तो बच्चे का खोलना ही पड़ेगा, और फीडिंग करने के बाद बच्चे को अपने पास से हटा दें, और फीडिंग कराने के पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, और प्राइवेट पार्ट में फीडिंग कराने के पहले प्राइवेट पार्ट को भी अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद बच्चों को फीड कराएं। फीड कराना तो जरूरी है, बच्चे के लिए तो फीडिंग बहुत जरूरी है, बच्चों को फीड तो कराना ही पड़ेगा माँ को। और अपने खाने पीने का ख्याल रखें जिससे इम्यूनिटी बढ़ी रहे, और प्रॉपर अपना इलाज करना है कोरोना के लिए जिससे जल्दी ठीक होए।
डॉक्टर विनोद पगरानी जी, वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत सवाल हैं और खासतौर से ये पूछा जा रहा है, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, इसलिए कई दर्शकों के सवाल मिलाकर के मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं। आप रिकवरी के बाद कितने दिन अभी रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सवाल अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अगर रिकवर्ड पेशेंट है तो उसको कितने दिन अभी और वेट करना है वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए, ये समझना चाह रहा हूं मैं। देखिए, सवाल मैं फिर से सुनना चाहूंगा। जी जी, विनोद पगरानी जी, कोविड पेशेंट्स हैं कई सारे जो कि लगातार ये बात पूछ रहे हैं, हालांकि अलग अलग वैक्सीन उन लोगों ने लगवाई हैं, समय उनके अलग अलग रहे, लेकिन वो ये कॉमनली जानना चाह रहे हैं कि रिकवर्ड होने के कितने दिन बाद तक उनको वेट अभी करना और कितने दिन के बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं जो उनके लिए सेफ रहेगी। अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो कुछ महीनों की आई है और डेफिनेटली गवर्नमेंट गाइडलाइंस एक रिसर्च पे बेस्ड है। तो जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई है कि हमें कुछ महीने रुक सकते हैं, तो वो रुकना बेटर है। और वैसे भी कोविड इन्फेक्शन के बाद जो रिकवर हो चुके हैं उनकी इम्यूनिटी कोविड इन्फेक्शन से हो चुकी है, तो उनको एक कोई इमीडिएट पैनिक की जरूरत नहीं है, वो आराम से 5-6 महीने रुक के भी वो वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसने कोविड इन्फेक्शन पे विजय पाई है उनमें बहुत कम % चांस है कि दोबारा उसे इन्फेक्शन हो। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो रहती है, लेकिन वो इमीडिएट पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका अगर इन्फेक्शन से रिकवर करें तो आपकी एक इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन ने आपको दी है, तो 4-6 महीने रुक जाएं और उसके बाद भी वैक्सीन वो लगवा सकते हैं। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद आनिश जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं, खासतौर से शुगर के ही पेशेंट हैं जो कि आपसे ये समझना चाह रहे हैं। मोहम्मद आनिश जी कह रहे हैं कि शुगर मेरी जो अनकंट्रोल्ड हुई है ड्यू टू कोविड, क्या इसको कंट्रोल्ड होने में टाइम लगेगा या मैं रेगुलर जो चेकअप करवाता हूं या जिन डॉक्टर से मैं कंसल्ट करता हूं उनकी अगर निगरानी में मैं रहूं तो ये कंट्रोल्ड हो सकता है? वो ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो मेरी बढ़ी हुई शुगर है ये नॉर्मल कब तक होगी, वो ये जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद आनिश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो शुगर बढ़ी है वो कोविड की वजह से शुगर नहीं बढ़ी है, बल्कि हम जो मेडिसिन दी गई है, जो स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह है, तो उससे जो है शुगर रेज हुई है। तो जैसे जैसे हमारी दवाई टैपर होंगी ऑटोमेटिकली हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो मेडिसिन की वजह से बढ़ी है, और जो मेडिसिन की वजह से अगर नहीं बढ़ी है तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वरना जैसे जैसे मेडिसिन हमारी टैपर होंगी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेडिसिन की वजह से बढ़ी है या विदाउट मेडिसिन बढ़ी है। अगर मेडिसिन की वजह से बढ़ी है तो जैसे जैसे हमारी मेडिसिन टैपर होती चली कम होती चली जाएगी तो शुगर हमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो हमें शुगर की जो मॉनिटरिंग है वो एज पर मेडिसिन करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी मॉनिटरिंग है कि बिफोर ब्रेकफास्ट कितनी है, आफ्टर मील कितनी है, या आफ्टर लंच कितनी है, आफ्टर डिनर कितनी है। तो जो अभी हमारे रेगुलर डॉक्टर हैं, जो हमारे फैमिली फिजिशियन है, उससे अच्छी मॉनिटर कोई कर नहीं सकता। तो हमें उन्हीं के टच में रहना है, और डोज चाहे हम किसी से भी ले रहे हैं, थेरेपी किसी से भी ले रहे हैं, उनको ये भी बताना है और पता होना चाहिए पेशेंट को कि मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है, मैं स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा हूं इस वजह से मेरी शुगर बढ़ रही है। ठीक है। दीक्षा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक दर्शक हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। दीक्षा जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रही हैं? दीक्षा जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दीक्षा जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विनोद पगरानी जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। विनोद पगरानी जी, मुझे एक चीज और थोड़ा सा आपसे समझना था, चूंकि स्टेरॉइड्स का यहां पर अभी जिक्र हुआ है, स्टेरॉइड्स का असर कितने दिन तक रहता है और स्टेरॉइड्स से क्या सिर्फ शुगर वाले पेशेंट हैं उनको ही इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने पड़ रहे हैं या कुछ और भी क्रॉनिक डिजीज जिनके अंदर रही हैं उनको भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है? इसका इंपैक्ट और आगे आने वाले समय में कैसा हो सकता है, थोड़ा सा इस विषय को अगर और क्लियर करके आप बता पाए। देखिए, स्टेरॉइड एक जीवन रक्षक दवा है और उसके अपने दुष्परिणाम भी हैं। तो स्टेरॉइड दवा एक जुडिशियस यूज बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस हैंड में अच्छा है कि उसे कब देना है और कितना देना है। अगर उसका इनजुडिशियस यूज होगा तो वो हमेशा आपको नुकसान देगा। जैसे हमेशा आपने पहले सुना होगा, अरे स्टेरॉइड दवाइयां अच्छी नहीं होती, स्टेरॉइड दवाइयां अच्छी नहीं होती, वो डॉक्टर स्टेरॉइड दवा देते हैं दर्द के लिए। तो स्टेरॉइड दवा एक जीवन रक्षक दवा है, एक अच्छी दवा है, लेकिन कब देना है, किस मरीज को देना है और कितनी मात्रा में देना है, ये बहुत अहम चीज है। तो अगर उसका एक तजुर्बेकार डॉक्टर ने उसका अगर दिया है अपने हिसाब से, कब उसको टेपर करके कम करना है, तो वो सही, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ मरीजों में जिनमें स्टेरॉइड दवाइयां चलती हैं और उनके दुष्परिणाम उन्हें बाद में मिलते, जैसे अभी हमें म्यूकोरमाइकोसिस मिल रही है और बाद में कुछ मरीजों में हमें एवीएन माने एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड माने कि कूल्हे की बॉल का सूखने का चांस भी हमें मिलता है जी। जैसे जिन लोगों ने स्टेरॉइड दवाइयों का सेवन किया हो
या स्किन की बीमारियों के लिए, वैसे भी किसी और चीज की लंबे टाइम से स्टेरॉइड दवाई यूज की हो, तो उनको एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड का एक कॉमन बीमारी है जो बच जाती है बाद में कभी। तो वो उसके भी चांसेस तो हैं, लेकिन अभी हम इससे उसको जोड़ के देखें ऐसा सही नहीं है। तो फिलहाल तो हमें, मुझे लगता है कि जो स्टेरॉइड इस समय कोरोना इलाज में जीवन रक्षक है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हमें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो शुरुआती 1 हफ्ते में हमें स्टेरॉइड नहीं लेना है। जब वायरस का मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उस समय हमें स्टेरॉइड नहीं लेना है। शुरू के 1 हफ्ते बाद हमें स्टेरॉइड ऐड करना होता है। कई लोग अनजाने में डॉक्टर की सलाह के बगैर शुरू में ही स्टेरॉइड दवाइयां शुरू कर देते हैं जो नुकसानदेह है, वो उनको और शरीर को नुकसान करता है। तो शुरू में हमें एंटीवायरल दवाइयां लेनी है, एंटीबायोटिक दवा लेनी है, और 1 हफ्ते बाद अगर हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है, कोई और लक्षण हमें आ रहा है, तो डॉक्टर के परामर्श से हमें स्टेरॉइड दवाइयां भर्ती होकर या ओपीडी में जोड़नी है। तो स्टेरॉइड अगर शुरू में लेंगे तो वह वायरस को मल्टीप्लिकेशन में और मदद करेगा, ना कि हमारे शरीर को मदद करेगा। चलिए, विजय प्रकाश जी भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करता हूं। विजय प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी विजय प्रकाश जी, बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये कोविड पॉजिटिव हुआ था, अभी निगेटिव हो चुका हूँ, रिकवर हो गया है। उसके बाद थोड़ी सी समस्या आ रही है सर दर्द का और नींद नहीं आने का। नींद नहीं आने की समस्या आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें? और दूसरी बात कि हम रिकवर हो गए हैं, निगेटिव हो गया है, तो क्या हम अपना लाइफ स्टाइल नॉर्मल कर लें, मैंने घर के लोगों से मिलना जुलना, या फिर आइसोलेशन में ही रहे, क्या करना चाहिए? डॉक्टर विनोद पगरानी जी जवाब दें। देखिए, आपको जो इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, वो किस तारीख को इन्फेक्शन शुरू हुआ था? पहला लक्षण कब आया था, किस तारीख को आया था? विजय प्रकाश जी, पहला लक्षण कब आया था ये बता सकते हैं आप? चलिए, विजय प्रकाश जी लगता है हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। जी पहला लक्षण आए और उसके लगभग हम 1 महीना जोड़ लें कि लगभग 1 महीने में यूजली आप नेगेटिव हो जाते हो। अगर आपको टेस्ट नहीं भी कराया है तो 1 महीने का आइसोलेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 1 महीने तक आप अपने दूरी बनाए रखिए, क्योंकि 15 डेज तो जो गाइडलाइन है उसके अलावा भी आपको 15 दिन आइसोलेट और रहना होता है। तो 1 महीना आपको दूर रहना है, तब तक आपको हर तरह की एहतियात रखनी है। डॉक्टर किरण सक्सेना जी, एक सवाल आपके लिए आया है मेरे पास। एक महिला है जो कि कह रही है कि उनकी 6 मंथ की प्रेगनेंसी है और वो ये जानना चाह रही हैं कि अभी उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और बचाव वो अपना कैसे कर सकती हैं, खासतौर से इस कोविड के दौरान। कह रही हैं कि उनके घर के अंदर शायद 2 लोग ऐसे हैं जो कि कोविड संक्रमण की जद में हैं, वो कौन कौन से टेस्ट अपने करवा सकती हैं, वो ये जानना चाह रही हैं। डॉक्टर किरण सक्सेना जी। कोविड के लिए तो कोई ऐसा विशेष टेस्ट नहीं है जो प्रेगनेंसी में कराया जा सके। जो प्रेगनेंसी में रूटीन टेस्ट होते हैं, HIV, HCV, HP, SAG, शुगर और हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, तो जो रूटीन टेस्ट होते हैं वही सब उनको कराने हैं। और अपने जो उनके पॉजिटिव रिलेशंस हैं उनसे दूरी बना के रखें। अगर उनके टॉयलेट अलग हैं तो बेहतर रहेगा कि वो अपने टॉयलेट अलग रखें और उन लोगों से जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोरोना अगर होता है तो वो जरा बच्चा और जच्चा दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उनको स्पेशली प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और जिंक, विटामिन C और विटामिन D3, आयरन, कैल्शियम को प्रॉपर लेना है, जिस तरह से डॉक्टर एडवाइस करे। हाई प्रोटीन डाइट लेना है और अपने खाने पीने का विशेष ख्याल रखें। डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी, एक सवाल बिजनौर से ही एक दर्शक हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो अब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, और जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी उनको कुछ टेस्ट अपने करवाने की आवश्यकता है। डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी। रिपोर्ट नेगेटिव आना ये साइन नहीं है, बल्कि बॉडी में कोई सिम्टम तो नहीं है और किस डेट से उनको इन्फेक्शन हुआ, वो डेट जैसे सर ने अभी बताया, डेट इम्पोर्टेंट। तो मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 मंथ का है। 1 मंथ के अंदर अगर 1 मंथ हो चुका है हमने इन्फेक्शन हुए, तो उसके बाद हमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। अगर 1 महीने से पहले का फेज है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, तो उसमें अभी अगर हम रिकवर हो चुके हैं तो फिर भी हमें कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं कराना है, बल्कि हमें इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाई है, जैसे मैंने पहले ही बताया, विटामिन C है, कैल्शियम है, जिंक है, या रिच प्रोटीन डाइट है, इसका हमें ध्यान रखना है। विनोद पगरानी जी, आप कौन कौन से टेस्ट हैं जो कराने आवश्यक हैं पोस्ट कोविड, क्योंकि लोग बहुत सारे इस तरीके के सवाल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो पूछना चाह रहे हैं
कि सही होने का पैरामीटर्स क्या है, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आना ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि आप पूरी तरह से सही हो चुके हैं। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को पूरी तरह से कैसे इंश्योर करें 100% वो सही हो चुके हैं, ये इंश्योरिटी उनको कैसे मिलेगी, वो ये जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। तो अमूमन हम मरीज का एक सीबीसी, सीआरपी और डी डायमर टेस्ट कराते हैं। अगर ये तीनों टेस्ट ठीक हैं तो हम छुट्टी करते हैं। कभी कभी मान लो डी डायमर थोड़ा बढ़ा हुआ भी आ रहा है तो हमने डी डायमर के लिए खून पतला करने की गोली पे ही छुट्टी कर दी। और हम एक हफ्ते बाद मरीज को यूजुअली 5 दिन या 7 दिन बाद बुलाते हैं और 7 दिन बाद हम मरीज का फिर से एक सीने का एक्सरे कराते हैं, चेस्ट का एक्सरे पीए, और सन में डी डायमर, सीबीसी, सीआरपी टेस्ट कराते हैं। अगर हमारा सीबीसी माने टीएलसी, डीएलसी ठीक आ रही है, हमें सीआरपी माने जो हमारा इन्फेक्शन से सूचक है वो ठीक आ रहा है, और डी डायमर टेस्ट ठीक आ रहा है, तो अगर एक हफ्ते के बाद हमारा छुट्टी होने के बाद ये तीनों टेस्ट ठीक हैं और एक्सरे हमारा ठीक है, तो हमें आगे एक हफ्ते के बाद कोई आगे टेस्ट और कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे टेस्ट कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मानो टीएलसी बढ़ी हुई आ रही है, सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है, डी डायमर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो अपने हमें डॉक्टर के परामर्श में रहना है और उसके हिसाब से हमें एंटीबायोटिक्स या खून पतला करने की दवाइयाँ आगे लेनी पड़ सकती हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते। और जब हमारे टेस्ट सारे नॉर्मल आ जाएं, उसके आगे हमें दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर किरण सक्सेना जी, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक और कुछ आप बताना चाहेंगी, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड ज्यादातर सवाल आपके लिए थे और वो ये बार बार जानना चाह रही हैं कि अपने आप का ख्याल वो कैसे रख सकती हैं, और खासतौर से वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के स्टेज में इस समय है, उनको विशेष किन बातों का ख्याल रखना है। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर अगर आप इसको बता पाए डॉक्टर किरण सक्सेना जी। प्रेग्नेंट लेडीज को बेहतर तो ये रहेगा कि वो घर में, अपने घर में भी रहें तो भी मास्क लगा करके रहें, और घर में दूरी का तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मास्क को लगा के रख सकती है और अपने हाथों को बार बार धोती रहे जिससे कि किसी और का इन्फेक्शन उनके शरीर में ना जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर कोरोना हो जाता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। उसके लिए उन्हें विशेष तौर पे अपनी साफ सफाई का और मास्क घर में भी इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए बेहतर है। तो खाने पीने में हाई प्रोटीन डाइट का यूज करें और अपने विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3 ये सब लेती रहे, आयरन लेती रहे, कैल्शियम लेती रहे। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, एक सवाल मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको लोग अपने आप से इनटेक कर ले रहे हैं, ये कहते हुए कि ये कोरोना से आपको या तो बचा सकती हैं या फिर ये आपको प्रिकॉशनरी तौर पर आप इसको ले सकते हैं। उसमें चाहे विटामिन डी वाली कैप्सूल्स हों या फिर मल्टीविटामिन हों या फिर आइवरमेक्टिसिन है, और भी एक आध दवाइयां हैं जो कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुत इजीली और बहुत सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फ्लोट हो रही हैं। क्या इन दवाइयों का सेवन किया जा सकता है, ये सेफ है, या इसके सेवन के लिए भी हमको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही इनको लेना है? थोड़ा सा इस विषय को अगर आप बता पाएं डॉक्टर विनोद पगरानी जी। देखिए, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं वो तो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दवाइयां हैं, चाहे SCQS है, चाहे आइवरमेक्टिन है, वो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लें, क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट भी हैं। SCQS और आइवरमेक्टिन कितना उसका रोल है आज की डेट में कोविड बचाने में, ये कहना मुश्किल है, और कितना वो अपने आप को प्रूव कर पा रही है, लेकिन डेफिनेटली गाइडलाइंस हैं तो उसको लिया जा सकता है मगर डॉक्टर के परामर्श पे ही। मैं एक बात पे और बताऊंगा कि कोविड का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो पेशेंट हमारा भर्ती होता है, उसके प्रमुखता इलाज के दौरान, जैसे मान लीजिए उसके फेफड़े में इन्फेक्शन ज्यादा है तो शुरुआत में तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का रोल है, लेकिन अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन का शुरुआत के बाद अगर उससे ऑक्सीजन उसकी ज्यादा कम हो रही है तो हमारा रोल आया था सन में स्टेरॉइड दवाइयां। तो वो जो साइटोकाइन शॉवर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टेरॉइड दवाइयां रोल करती हैं। लेकिन मरीज की कभी कभी मान लीजिए एकदम से ऑक्सीजन ज्यादा कम हो रही है, और ऑक्सीजन कम होने पर हम और टेस्ट कराते हैं, जैसे बोलते हैं इंटरलोकिन 6, और इंटरलोकिन 6 अगर उसका बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब उसके साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग हो रखा है। और संग हम एक टेस्ट कराते हैं जिसे बोलते हैं प्रोकैल्सिटोनिन, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन का सूचक है। तो प्रोकैल्सिटोनिन जिसका नॉर्मल है, जिसकी टीएलसी डीएलसी नॉर्मल है, और जिसका इंटरलोकिन 6 बढ़ा हुआ है, उन केसेस में हम एक इंजेक्शन आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टोसिलिजुमैब, इटलिजुमैब और बेवक्तुमैब इंजेक्शन होते हैं। ये एक जीवन रक्षक दवाइयां हैं जो हमें किसी मरीज में जिसमें लगता है कि हमें कोई दवाइयां बहुत काम नहीं कर रही हैं और उसकी जीवन खतरे में लग रहा है, तो हमें जरूरत पड़ती है लगाने की। और वो इंजेक्शन अब सरकार द्वारा
अवेलेबल कराए जा रहे हैं, हर शहर को दिए जा रहे हैं। पहले बीच में बहुत शॉर्ट थे, अब गवर्नमेंट द्वारा उसको हम एप्लीकेशन भेजें तो एडी हेल्थ और उसको कमिश्नर साहब उससे दिलवा रहे हैं। और कई मरीजों की जानें जिनकी उम्मीद कम हो गई ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से, इंटरलूकिन 6 बढ़ने से, उनको ये इंजेक्शन लगाने से अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि उस इंजेक्शन की जरूरत है या नहीं है। डेफिनेटली जो ट्रीटिंग चेस्ट फिजिशियन है या एमडी मेडिसिन है वो तय करेंगे कि आपके मरीज को और आपकी रिपोर्ट्स देख के, ऑक्सीजन डिमांड देख के कि उस इंजेक्शन की जरूरत है या नहीं। डॉक्टर विनोद पगरानी जी, एक सवाल ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ आपके लिए आया है। एक दर्शक हैं वो आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जनवरी में उन्होंने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया और उसके बाद अभी वो 1 महीने पहले बता रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव हुए थे और अब वो रिकवर हो चुके हैं। क्या वो ब्लैक फंगस की जद में आ सकते हैं क्योंकि उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, आईज के ऊपर ही इफेक्ट करता है, वो ऐसा समझना चाह रहे हैं आपसे? ऐसा लग नहीं रहा है। तो जनवरी में अगर वो ठीक हो चुके हैं तो अब ब्लैक फंगस से डर उन्हें नहीं होना चाहिए। बस अपनी शुगर कंट्रोल रखें, बाकी ऐसा कोई डर नहीं कि अब उन्हें ब्लैक फंगस हो। ठीक है। मोहम्मद दानिश जी, एक सवाल आपके लिए है। एक दर्शक हैं, जानना चाह रहे हैं, 32 वर्षीय के युवक हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दवाइयां अभी आप मल्टीविटामिन या फिर विटामिन सी को बता रहे थे, क्या वो इसका इंटेक कर सकते हैं? वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं और क्या ये इनके लिए फायदेमंद साबित होंगी? मैंने आपसे पहले ही बताया, अगर हम हेल्थी कॉन्शियस हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मेडिसिन, देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन। अगर हमें वाकई में कुछ वीकनेस लग रही है, ये इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज लग रही है तो हम ले, अदरवाइज हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मल डाइट लें, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये तो डिजीज है, उसके अलावा मेंटल जो डिलेमा है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ज्यादा डेवलप हो रही है। घबराहट हो जा रही है, हार्ट रेट बढ़ जा रही है, सोच ज्यादा रहे। इतना सोचने की जरूरत नहीं, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है और चीजों में लगाना है, लाफ्टर थेरेपी इस्तेमाल करनी है, अपने आप को किसी गेम्स में इन्वॉल्व करना है। तो सिर्फ बीमारी पे ही कंसर्न नहीं रखना है। हमारे सारे के सारा जो हमारा पूरा कल्चर जड़ी है वो बीमारी पे ही फोकस होकर रह गया। कुछ ऐसी चीजें भी करनी है, चाहे उसमें ईश्वर का ध्यान हो, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, या गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कोई भी सोशल एक्टिविटी हो, या कल्चरल एक्टिविटी, उसमें अपने आपको पार्टिसिपेट करना है। हम वॉलंटियर भी बन सकते हैं, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, हम डॉक्टर की हेल्प भी कर सकते हैं। अच्छी बातें जो मिथ है वो मिथ को समाप्त करें, अच्छी बातें लोगों में फैलाएं। तो हम बीमारी पे कंसर्न ना करके डॉक्टर्स की हेल्प करें, वॉलंटरली हेल्प करें। चलिए डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मुझे लग रहा है कि जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित भी होंगे और उस बात को जरूर मानेंगे जो बात आपने कही है। बहरहाल आप लोगों ने अपना समय निकाला, डॉक्टर विनोद पगरानी जी, डॉक्टर मोहम्मद दानिश जी और डॉक्टर किरण सक्सेना जी, इस कीमती समय को निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इंडिया न्यूज के ओपीडी में आज आपने तमाम सवालों को पूछा, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा, उन्होंने आपके इन तमाम सवालों का जवाब दिया। आज इंडिया न्यूज के ओपीडी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर आपके ही इन तमाम सवालों के साथ और डॉक्टर्स के एक पैनल के साथ जो आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और इस कोविड के इस दौर के अंदर आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इस बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।